नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 15 अक्टूबर एंड हम फोकस बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स। और इस पूरे पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहां पर इसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ देख रहे हैं रिगार्डिंग इसरो का अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल दैट इज़ NGLV। अभी तक आप लोगों ने किसका नाम सुना होगा? PSLV, GSLV, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो अब देखो, अभी हम लोग नया दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने वाला है। अब ये अगर आ गया ना तो इससे फ़ायदा ये हो गया दैट PSLV को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं भाई? पहली तो बात, ये रीयूजेबल हेवी लिफ्ट व्हीकल होगा 3 स्टेज का, जो क्या सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम बूस्टर स्टेज में यूज़ करेगा। पेलोड कैपेसिटी अगर देख लीजिएगा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में तो 10 टन तक का लोड उठाया जा सकता है इसके द्वारा। और फाइनली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इस NGLV के द्वारा पुट किया जा सकता है। रिस्पेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है क्योंकि इसका डिज़ाइन भी रोबस्ट होगा और इसके थ्रू हम लोग बल्क मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बल्क मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, लार्जर स्केल में हम लोग बिजनेस भी कैरी आउट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल यूजेजेस किस किस सेक्टर में है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन को लॉन्च करना इजी हो जाएगा। डीप स्पेस मिशंस आराम से लॉन्च किया जा सकता है। फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और कार्गो मिशंस हम आराम से लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट इसरो जो है ना वो इंटेंट कर रहा है टू डेवलप अ बिजनेस मॉडल एज वेल, जहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा फॉर कमर्शियल एज वेल एज नेशनल पर्पसेस। होगा नहीं, बहुत सारे देश हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू अपने सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं हमारे रॉकेट के थ्रू, राइट। तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ दैट कमर्शियल चीज़ों को भी हम लोग प्रमोट किया जा सकता है। ऑलराइट, इसरो लॉन्च व्हीकल, अभी तक के कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा? तो देखो ये है, जैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहला रॉकेट डेवलप किया गया था बाई इसरो स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए। उसके बाद PSLV तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पहला इसको लॉन्च किया गया था लेकिन 1994 में, और ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसको इक्विप किया गया था बाई अ लिक्विड स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम एज वेल। बाद में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज बेसिकली इंजन था, जहाँ पर थर्ड लाइक GSLV, इसको हम लोग GSLV Mark 3 भी कहते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको टारगेट किया गया एट राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में ये डिमांड्स होती है, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। बट व्हीकल्स तो होने चाहिए ना भाई, लॉन्च करोगे तो कैसे करोगे, है ना। नेक्स्ट इज रीयूजेबल रॉकेट, दैट इज इसरो हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ रीयूजेबल रॉकेट जिसका काम है RLV-TD, that is reusable launch vehicle technology demonstrator, right, which has of course 2016 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट भी कैरी आउट किया गया था। नेक्स्ट, पैडी स्ट्रॉ पेलेटाइजेशन एंड टोरेफेक्शन। नाउ मिनिस्ट्री जो हमारे गवर्नमेंट है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उन्होंने कुछ कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं जिसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट किया जाएगा। कितना का? 50 करोड़ रुपया तक का, जिससे ये जो पैडी स्ट्रॉ पेलेटाइजेशन और टोरिफैक्शन प्लांट्स को सेटअप किए जाएंगे। नाउ सवाल होता है दैट ये पेलेटाइजेशन टोरिफैक्शन होता क्या है? ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है ना दैट पेलेटाइजेशन की अगर बात करें और टोरिफाइजेशन टोरिफैक्शन, माफ़ करना, ये ऑलमोस्ट क्या होता है ना, जैसे सोचो ये देखो, ये आपका लकड़ी है ना, इस लकड़ी को पीस कर उसका पाउडर बनाकर उसको प्रेस करके इस टाइप के पेलेट्स बना देना, समझ रहे हो। देखो पेलेटाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है और टोरिफैक्शन में भी अगर बोले तो भी वहाँ पर ऐसा ही होता है। सब कुछ क्वालिटीज़ इन्हांस हो जाती है, दैट इज़ सुपर हैंडलिंग हो जाती है, मिलिंग एंड को फायरिंग कैपेबिलिटीज़ हो जाती है, और एनर्जी प्रोडक्शन भी रिस्पेक्टिवली हायर होता है, राइट। और ये काफ़ी अच्छा तरीके से हम लोग एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर टोरिफैक्शन किया जाए तो। नाउ सवाल होता है इसका क्यों इम्पॉर्टेंट हो रहा है। देखो पहली बात तो ठंडियों के समय में दिल्ली NCR रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉग पोल्यूशन होता है क्या नहीं?
तो इसीलिए बोला जा रहा है द नीड इज़ दैट एवरी ईयर, हर साल ओवर 27 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ जो है जनरेट किया जाता है। हाँ, तो ये है पेलेटाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा था द 27 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ जो है इसको जनरेट किया जाता है इन पंजाब एंड हरियाणा। एंड अब देखो, जनरेट तो किया जाता है बट उसको जला दिया जाता है ना। अब जलाने के कारण ही तो स्मॉग्स फैलती है ना, मतलब दिल्ली एनसीआर रीजन में, है ना। सो इसीलिए बोला जा रहा है अगर इसका पेलेटाइजेशन या फिर टोरिफैक्शन कर दिया जाए तो इसको हम लोग अदर कमर्शियल यूजेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। तो ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। एक तो आपका जाकर पोल्यूशन भी नहीं फैल रहा है और इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी हो जा रहा है इन डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स, है ना। ऊपर से देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी जो कंटेंट है इसमें मच हाइयर है, हो रहा है ना। तो दीज आर बेनिफिट्स ओनली। इनफैक्ट बेनिफिट्स देखो, क्लियर सब बेनिफिट्स लिखा हुआ है। ये सब अगर चीज़ होंगी तो ऑफकोर्स एनर्जी सिक्योरिटी तो एक इन्हांस हो रहा है, क्या नहीं, है ना। क्योंकि जो एनर्जी बर्बाद हो रहा था उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते, तो एनर्जी सिक्योरिटी तो हुआ ही, राइट। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, नौकरियाँ, है ना। यही क्यों, इट विल रिड्यूस स्ट्रॉ बर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी एज वेल इन एनसीआर रीजन एंड स्टेट्स जैसे पंजाब हरियाणा वाला रीजन। पैडी स्ट्रॉ मेड इनटू पेलेट्स और देखो ये दैट इसको थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कोल का खपत जो है कम से कम हो, है ना। इनफैक्ट कार्बन एमिशंस भी जो दुनिया में रिलीज हो रहा था ना वो भी रिस्पेक्टिवली बहुत हद तक घट जाएगा, और यही तो चाहते हैं हम, कार्बन एमिशंस कम से कम हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नरेगा, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एक बेसिकली सर्वे स्टडी कंडक्ट किया गया था, किसके द्वारा, सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इन्होंने पाया था, देखो भाई, इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कोविड-19 के समय तो ये मनरेगा जो है ना, इट वाज अ लाइफ सेवर फॉर मेनी पीपल, क्योंकि बहुत लोगों की, आपको पता है दैट जॉब चली गई थी, राइट। तो मनरेगा के थ्रू जो उनको काम मिला ना, अनस्किल्ड वर्कर, उससे उनके इनकम लॉस को बहुत 20 से 80% तक घटा उनका। ये तो अच्छी बात है ना। तो मनरेगा ये क्या है, ये एक राइट टू वर्क प्रोग्राम है जो क्या गारंटी करता है दैट हर साल में मिनिमम 100 दिन का तो एम्प्लॉयमेंट आपको दिया ही जाएगा टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन करती है इन एसोसिएशन विथ स्टेट गवर्नमेंट, और जी हाँ दोस्तों, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो इसके अगर कुछ अलग अलग फीचर्स की बात करें तो बोला जा रहा है विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, 15 दिन तब तक आपको एक एक वेज एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो उसके केस में आपको कुछ कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाता है भाई सरकार। इसमें सोशल ऑडिट का फैसिलिटी है, दैट इज़ कोई भी नरेगा वर्क रहेगा ना उसको सोशल ऑडिट किया जाता है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो है अप्रूव करती है द शेल्फ ऑफ वर्कर्स अंडर द मनरेगा। नेक्स्ट, फ्रेश हिंदी इम्पोजिशन लॉ। दोस्तों आपको तो पता ही है, रिसेंटली कुछ न्यूज़ था दैट तमिलनाडु एंड केरला जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं बता देता हूँ। एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था भाई ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जो क्या हेड किया जा रहा था भाई होम मिनिस्टर, है ना, और इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया था। बट हाँ, ये चीज़ डॉक्यूमेंट के रिलीज़ नहीं हुआ था पब्लिक में, है ना। तो रिलीज़ होता तो क्या होता। तो एनीवेज कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी जिसमें बोला जा रहा था दैट हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला जाएगा इन हायर एजुकेशन एंड हाई कोर्ट्स फॉर ऑफिशियल यूज़। बट तमिलनाडु एंड केरला को लेकिन इसको एक्सेम्पशन मिला हुआ है इन एक्ट्स के अंदर, देख लीजिएगा, ठीक है। इनफैक्ट लॉ जो है ना इम्प्लीमेंट होता है इन ए कैटेगरी स्टेट्स इन विच ऑफिशियल लैंग्वेज इन हिंदी। सवाल होता है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी स्टेट अगर कभी भी आपके पास में आ गया तो क्या कीजिएगा। देखो क्या क्या ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी स्टेट। ये इंक्लूड करता है वैसे स्टेट्स को जहाँ पर हिंदी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है, जैसे बिहार, राजस्थान। कैटेगरी बी स्टेट वैसे स्टेट्स को इंक्लूड करता है जहाँ पे मेनली दोज स्टेट्स विच हैज़ हिंदी एज इट्स सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, एग्जाम्पल पंजाब, गुजरात। कैटेगरी सी स्टेट्स आर अदर स्टेट्स वेयर द यूज़ ऑफ हिंदी इज़ लेस दैन 65%, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला, दीज आर द स्टेट्स, ठीक है। नाउ हमारी जो संविधान भी ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है दैट दोनों हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों को यूज़ किया जाएगा एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक। इनफैक्ट बाद में क्या हुआ ना, दैट फर्स्ट 15 ईयर्स मतलब क्या 1965 तक रफली मैं बोल रहा हूँ, है ना। बट बाद में जो सदर्न स्टेट्स है ना वो एंटी हिंदी एजिटेशन कर रहे थे, तो इसलिए बोला गया चलो ठीक है इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाएगा अभी भी,
और विद द एक्टिव प्रमोशन ऑफ हिंदी बिंग मैंडेटेड बाई आर्टिकल इतना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जो है इसको सेटअप किया गया था, जो क्या रिव्यू और प्रमोट कर रही थी यूज़ ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनफैक्ट द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमेटी जो है उसको सबमिट किया गया था 1987 में भी। स्प्लिट इन द वर्डिक्ट ऑफ कर्नाटक हिजाब बैन, देखो सुप्रीम कोर्ट के कुछ कुछ जजेस हैं, दोनों के जजेस के व्यू पॉइंट्स बिल्कुल ही अलग है। एक बोल रहे हैं देखो भाई राइट टू, हाँ तो जैसे मैं बोल रहा था द राइट टू एक्सप्रेस हर सेल्फ बाई वेयरिंग अ हिजाब स्टॉप्स एट स्कूल गेट। मतलब ये जज बोल रहे हैं दैट देखो स्कूल के भीतर कोई हिजाब विजाब नहीं चलेगा, है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो गारंटी किया जाता है ना भाई आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए, वो एक्सटेंड नहीं होता है टू वेयरिंग ऑफ हेड स्क्राफ्स, राइट। बट दूसरे जो जज है ये बोल रहे थे देखो हिजाब जो पहन रहा है ना ये तो सिंपली अ मैटर ऑफ चॉइस है ना, एंड इट मे बी द ओनली वे ऑफ हर कंजर्वेटिव फैमिली। वैसे होता है ना दैट अभी की लड़कियां को नहीं भेजा जाता है स्कूल में, बट अगर हिजाब पहन के जा रहे तो भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जज देखो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट हिजाब जो है उन लड़कियों का टिकट टू एडुकेशन है ना, तो एडुकेशन से देकर हम उसको वंचित नहीं कर सकते हैं ना, है ना। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि हाईलाइट अगर देख लीजिएगा एक स्प्लिट इन वर्जन्स देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर दो जज के वर्जन्स में स्प्लिट है मतलब फाइनली डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। मतलब अभी क्या कर्नाटक में जो बैन है वो क्या कंटिन्यू रहेगा? जी हाँ, फॉर द टाइम बिंग ये कंटिन्यू रहेगा, दैट क्लासरूम में अगर आप जाओगे तो हिजाब के बिना आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग, बट हाँ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर फ्यूचर में कुछ वर्डिक्ट देता है देन इट माइट बी चेंज, राइट। सो जस्टिस एच गुप्ता अपहेल्ड कर्नाटका's प्रोहिबिटिव गवर्नमेंट ऑर्डर। इनका बेसिकली ये सारे पॉइंट्स है, देखो भाई अपेरेंट सिंबल ऑफ रिलीजियस बिलीफ जो है इट कैन नॉट बी वोन टू सेक्युलर स्कूल्स। मतलब ये वही बोल रहा है दैट सेक्युलरिटी मीन यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए सब में, राइट। स्कूल्स में एटलीस्ट हिजाब नहीं होना चाहिए, इट नॉट अमाउंट टू डिनाइल ऑफ एडुकेशन। इससे ऐसा थोड़ा ना दैट एडुकेशन का डिनाई किया जा रहा है। हाउएवर इफ द स्टूडेंट्स वर रिफ्यूजिंग टू अटेंड क्लास इट वुड नॉट अमाउंट टू डिनाइल ऑफ एडुकेशन बाय द स्टेट्स, है ना। जस्टिस सुधांशु धुलिया बोल रहे हैं, मतलब ये अब इनका नाम नहीं याद रखना है दैट कौन सा जस्टिस क्या, सिर्फ ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, राइट। जैसे ये बोल रहे हैं सिक्योरिटी में टॉलरेंस मतलब डाइवर्सिटी होता है, वेयरिंग और नॉट वेयरिंग ए हिजाब टू स्कूल इज़ अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट। आस्किंग द गर्ल्स टू टेक ऑफ देयर हिजाब, वो किस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं जहाँ पे बोल रहे हैं दैट ये तो इन्वेशन है प्राइवेसी के ऊपर, ये अटैक है उनके लड़कियों के डिग्निटी के ऊपर, ये डिनाइल है दैट उनको एक सेक्युलर एजुकेशन मिलने से, तो ये डिनाइल है उल्टा। आर्टिकल 25 का भी हवाला देके बोल रहे हैं दैट ये आर्टिकल 25 तो स्पीक नहीं करता है अबाउट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और अगर बिलीफ सिंसियर है तो it harms no one and there can be no justifiable reason for banning the hijab in a classroom। तो देखो वही बोल रहे हैं ना, आपको दोनों अलग अलग पॉइंट्स चाहिए थे, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक जगह आ गया। नेक्स्ट रिवर्स शॉपिंग, ये दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। रिवर्स शॉपिंग होता क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है डीकैथलॉन, उसने अपना नोटिस बोर्ड में अपना देखो DECATHLON है ना, तो उल्टा इन्होंने लिख दिया है। रिवर्स शॉपिंग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बोला जा रहा है दैट कस्टमर्स जो क्या ओल्ड प्रोडक्ट है, रीसेल्ड स्पोर्ट्स गुड है ना, वो अगर चाहे तो इस स्टोर में जाके दे सकते हैं। मतलब क्या हम बोल रहे हैं दैट ये जो है क्या बोलते हैं रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल बोला जा सकता है, राइट, क्योंकि आप अपना यूज्ड प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो, है ना, तो इससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भी तो प्रमोट हो रही है। तो यही है रिवर्स शॉपिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऋतु भरोसा केंद्र आंध्र प्रदेश में खुला हुआ है। ये ऋतु भरोसा केंद्र जो है ना सिंगल विंडो सर्विस सेंटर है जहाँ पे किसानों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे प्री टेस्टेड क्वालिटी सीड जिसको दिए जाते हैं, सर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एनिमल फीड्स, इट कैन हायर फार्म इक्विपमेंट्स, ठीक है, देन प्रोसेस क्रॉप इंश्योरेंस, देन ई क्रॉपिंग, जियो टैगिंग, ये सब एक्टिविटीज़ जो है इस ऋतु भरोसा केंद्र के थ्रू किसानों को प्रोवाइड किया जाता है और ये खुला हुआ है आंध्र प्रदेश में। लिविंग प्लानट रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिसेंटली रिलीज़ की गई थी, जिसमें कुछ हाइलाइट्स किया गया था, जैसे दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है बाई 69%। रीजन स्पेसिफिक असेसमेंट किया गया जहाँ पे पाया गया दैट लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है आपका जाकर वाइल्ड लाइफ के पॉपुलेशन का। मैंग्रोव के केस में बोला गया 13% पर ईयर जो है ये डिक्रीज़ कर रही है। कोरल्स भी अगर देख लीजिएगा बोला गया अगर 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो 50 मतलब अराउंड
से 9% ऑफ वार्म वाटर कोरल जो है खड़ा मर सकती है ना, खतरा मंडरा सकता है। शार्क्स के बारे में बोला गया है, रिवर्स के बारे में बोला गया है दैट कितना अभी मात्र 37% ऑफ रिवर्स ही ऐसी बची हुई हैं जो जिनका लेंथ जो है 1000 किलोमीटर से ऊपर है। तो ये कुछ कंसर्न्स रेज किए गए। इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ प्रॉब्लम रेज किए गए, जैसे बोला गया है हिमालयन स्टेट्स और वेस्टर्न घाट्स अगर देख लीजिए दे आर द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। सुंदरबन के केस में अगर देख लीजिएगा 137 किलोमीटर ऑफ सुंदरबन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है दे हैव बीन इरोडेड, है ना। देखो वैसे ही हनी बीज ले लीजिए, दे आर कंसिडर्ड एज की स्टोन स्पीशीज़, इनकी भी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है। फ्रेश वाटर टर्टल्स की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है। तो एक अलग होलिस्टिक एस्पेक्ट इन्होंने प्रेजेंट किया है इस रिपोर्ट के थ्रू, राइट। कुछ चैलेंजेस साइड किए गए जैसे हैबिटेट लॉस, दीज आर द बेसिक चैलेंजेस। देखो हैबिटेट लॉस, लैंड यूज चेंज हो रहा है, राइट, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और पॉल्यूशन, मतलब कोई भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या, नेचुरल रिसोर्सेज का ऑफकोर्स जैसे मैंग्रोव्स ले लो, राइट, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना, क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। एग्रीकल्चर में भी देखो तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब एक डाइवर्सिटी पॉइंट्स है जो कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट करने होते हैं। एमसीक्यूज़ की अगर बात करें दोस्तों, कल एक एमसीक्यू पूछा गया था रिगार्डिंग स्लेंडर लॉरिस, है ना। तो आपको 4 स्टेटमेंट पूछा था, ऐसा कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आर्बोरियल ये सही था, ये सही था, ये सही था, ये आंध्र प्रदेश नहीं था, तमिलनाडु था, राइट। सो ऑफकोर्स डी इज़ द करेक्ट आंसर इन पिछले वाला क्लास। आज का क्वेश्चन है यहाँ पर दैट इनमें से कौन सा प्रोसेस रिसाइकलिंग को प्रमोट करता है, बताओ। रिवर्स शॉपिंग, ग्रीन वॉशिंग, दोनों ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे नीचे करेक्ट है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। विल वेट फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।